हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के बेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आने की संभावनाएं रहते हैं, राइट ना। और बहुत सिंपल है और आसानी से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां लेक्चर है ना, ये 5वां चैप्टर है। लेक्चर ये हमारा शायद 8वां है। इस 8वां लेक्चर में फ्रेंड ये पूरा हमारा ये 5वां जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला वाला लेक्चर आएगा थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हेंस का जो लॉ है, मतलब हेंस का जो नियम है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग ध्यान से पढ़ना और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, राइट ना। देखो दोस्तों, ये नियम क्या कहता है आप सबसे पहले समझना। मान लीजिए मुझे यहाँ से बिलासपुर जाना है या मध्य प्रदेश या दुर्ग या कहीं भी आप मान लीजिए सपोज करें, राइट ना। तो दोस्तों मेरे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मैं एरोप्लेन से जा सकता हूँ डायरेक्ट, राइट ना, एक कहने के बाद। या तो मेरे पास ऑप्शन है मैं बस से बस जा सकता हूँ, दो ऑप्शन है। मेरे पास और ऑप्शन है कि मैं कहीं ट्रेन से चला गया और कहीं मैं बस से चले जाऊँगा, अर्थात मेरे जाने के रास्ता कई हो सकते हैं, राइट ना। मेरे जाने के जो मार्ग है, रूट है, वो मेरे पास कई हो सकते हैं, लेकिन जाना मुझे बिलासपुर या दुर्ग है या कहीं भी मेरे को जाना है। लेकिन दोस्तों मेरे को जाने का जो तरीका है ना, डायरेक्ट एक ही स्टेप में मैं जा सकता हूँ या अलग अलग कई स्टेप में मैं जा सकता हूँ। देखो, अलग अलग स्टेप में जाऊँगा तो उसके द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या इमिट होगा, मतलब बाहर निकलेगा। और डायरेक्ट पहुँचूंगा तो दोनों का जो हमारा ऊर्जा होगा, ऊर्जा का मान ये बराबर होता है, चाहे हम कितने भी पद में चलें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से वो गेट तक जाना है तो या तो मैं ऐसे चलते हुए जाऊँगा, राइट ना। अगर ऐसे चलते ना जाऊँ तो मैं दूर से आऊँगा और एक ही छलांग में वहाँ कूद जाऊँगा। इसका मतलब एक छलांग में मारूँ तो भी मुझे वही ऊर्जा लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे अगर चल के जाऊँगा तो भी मुझे वही ऊर्जा लगाना पड़ेगा। अर्थात मैं कई भी पद में चलूँ लेकिन जो ऊर्जा का मेरा मान होगा दोनों बराबर होगा। बहुत अच्छा है, समझना। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जब भी अपलोड करता हूँ आप सभी को इतना सीक्वेंस से वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। देखो, हेंस का नियम यहाँ लिख लीजिएगा, हेंस का नियम, ठीक है, हेंस का नियम, ठीक। वैसे थंबनेल देख के पता चल गया होगा। इसे सन 1840 में जी.एच. हेंस ने एक नियम दिया जिसे हेंस का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार हेंस का नियम क्या है? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन दो या दो से अधिक पदों में संपन्न हो रहा है। पहले मैं इस चित्र को समझाना चाहता हूं। देखो, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ABCD कुछ भी, मैं ए को बदल रहा हूं जेड में। क्या मैं बदल रहा हूं? मान लो जेड में मैं उनको कन्वर्ट कर रहा हूं, ओके फ्रेंड। तो मैंने ए को बदल दिया, किसमें? जेड में मैंने परिवर्तित कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ए को मैं डायरेक्ट जेड में परिवर्तित कर दूंगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, तो मुझे जो ऊर्जा लगेगा है ना वो क्यू ऊर्जा लगेगा, सपोज करो, या निकल रहा है या आ रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों जैसे मैं ए को जेड में परिवर्तित करने के लिए मेरे पास और ऑप्शन है। ए से मैं पहले बी में जाऊंगा, अर्थात इसके लिए मुझे ऊर्जा लगा Q1 मान लो, और बी चला जाएगा सी में, इसके लिए ऊर्जा लगेगा Q2, और मान लो सी चला जाएगा अब फाइनली जेड में, अर्थात इस ऊर्जा को कहेंगे Q3 कहेंगे। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, समझना। देखो, मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक तो मेरे पास है ऊर्जा Q1 प्लस Q2 और प्लस मेरे पास है Q3, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं Q डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q डैश मान लेते हैं। इसको मान लीजिए, सपोज करिए Q डैश मान लीजिए, ओके। और हमारे पास एक और ऊर्जा है जो ये हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप में पूरा हुआ है। लेकिन हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था? Q, ये मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप, क्लियर हो? फर्स्ट स्टेप। तो मेरे पास एक, मैं दूसरा रूट से चला तो Q1 Q2 Q3 तीन स्टेप में मैं चला हूं। ये पहला पद है हमारे पास, है ना, ये दूसरा है और ये मेरे पास तीसरा है। तो मैं तीन स्टेप में चला हूं और तीनों की कुल ऊर्जा को मैं लिख सकता हूं, यहां लिख लीजिएगा, ये कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा। इसको नोट्स में आपको लिखना है ना, जब पेपर दिलाए जाएंगे तो, या इसको पहले लिख सकते हैं, कुल ऊर्जा बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये सेकंड स्टेप को हमारा शो कर रहा है, मतलब दूसरा पद में हो रहा है, ओके। पहला स्टेप मेरा क्या था? Q था। पहला स्टेप मेरा क्या था? Q। जैसे आपने यहां देखा ए से जेड में बदला Q।
अर्थात मैं क्या लिखूंगा, दोनों ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे मैं एक ही पद में चलूं या कई स्टेप में चलूं। इसका मतलब ये होगा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा, ये बटे नहीं है ना, Q डैश हो जाएगा। अर्थात दोनों का जो ऊर्जा है ये लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। यही बात बस बता रहे हैं। चलो देखते हैं, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विभिन्न प्रक्रिया द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में चला है, कई स्टेप में बात कर रहा है। प्रत्येक प्रक्रिया एक या एक से अधिक पदों में हो तो, अगर एक से कई पद में चलें तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊष्मा का परिणाम होगा वो समान होगा, चाहे परिवर्तन किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, संपन्न कराई जाती हो। इसी बात को हम कह रहे हैं, चाहे हम एक पद में कूद के चले जाएं, इसका जो ऊर्जा है, और ये कई स्टेप में चले हैं, ये तीनों ऊर्जाओं Q1, Q2, Q3, तो ये हमारे ऊर्जा क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। चाहे हम एक पद में चलें, चाहे हम तीन पद में चलें, लेकिन जो ऊर्जा होगा दोनों का ऊर्जा समान होगा। यही बात कहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूंगा, सैद्धांतिक प्रूफ है, हमारे लिए प्रमाण है, थ्योरेटिकल प्रूफ है। माने एक रासायनिक क्रिया करा रहे हैं जिसमें A का Z में परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं, A से Z में परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं। पहला देखते हैं, जब A सीधा Z में परिवर्तित हो जाता है तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब A है Z में परिवर्तित हो गया तो उसमें क्या निकला, Q निकला। मान लीजिए जब A से Z में परिवर्तित हुआ तो कौन सा ऊर्जा निकला मेरे पास, Q ऊर्जा। मान लो सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा है जहां Q उत्सर्जित ऊष्मा को बता रहा है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताना। दूसरा, A का परिवर्तन तीन पदों में हो सकता है, जैसे A पहले B में बदला, क्या ऊर्जा निकला, Q1 मान लो। उसके बाद B बदला C में, कौन सा ऊर्जा निकला, Q2, तो यहां मैंने लिखा Q2। C जो बदला Z में, अब फाइनली A से B और B से C और C से क्या में बदल गया, Z में बदल गया। अर्थात ये हमारे लिए ऊर्जा कितना निकला, Q2 निकल गया। इसका मतलब हमारे पास कुल ऊर्जा क्या है, यहां लिखेंगे, इसको हम इधर लिख सकते हैं, Q डैश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है, कुल ऊर्जा हम यहां लिख देंगे। ओके, और हमारा एक स्टेप क्या था, पहला स्टेप था Q ऊर्जा था, ठीक है, यहां मैं लिख दिया Q ऊर्जा। अर्थात एक Q जो है ये पहला स्टेप है, पहला पद, और जो Q डैश लिखा हुआ है ये तीन पद में चला हुआ हमारे पास स्टेप होगा। यही बात था हमारे पास इसका नियम, जो 3 नंबर में हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेंड, आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिपीट करके देखना, आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए फ्रेंड, एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो, ठीक है। तो ये वही कहता है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराया जाता है तो जो रासायनिक अभिक्रिया एक पद में हो चाहे कई पद में हो, है ना, जो ऊर्जा होते हैं उत्सर्जित होते हैं, मतलब निकलते हैं या अवशोषित होते हैं, ऊर्जा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो ऊर्जा का परिणाम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं हेस का नियम कहते हैं। क्या का नियम कहते हैं, हेस का नियम। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करके देखना, ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बता रहा है, आप सभी लोग ध्यान देके समझना तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाना। ये फिगर बनाना जरूरी है आप सबको समझाने के लिए। A Z में बदला तो Q ऊर्जा लगा, A Z बदलने का और तरीका है, A पहले B में बदला, B C में बदला और C क्या में बदला, Z में। इसी को मैंने लिखा हुआ है यहाँ 3 पदों में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल, इसके निष्कर्ष और इसके क्या क्या उपयोग है उनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इसके और एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंटल क्या इसके लिए प्रूफ दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निष्कर्ष देखेंगे और इनके यूजेस देखेंगे। अगर दोस्तों इतना को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 पेज को, ये आपको 2 पेज नहीं लिखना पड़ेगा, 2 से कम लिखना पड़ेगा, राइट ना। इतना में आपको 3 या 4 नंबर आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हम समझते हैं। पहला है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ का पहला भाग है, एक पद में अगर हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसको ऑक्सीजन मिला O2 गैस के रूप में, तो ये सीधा सीधा चला गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में चला गया। और इसके लिए कितना ऊर्जा निकला, 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर निकलता है। जब डायरेक्ट मैंने ये कार्बन को जब मैं किस में बदल दिया, CO2 में बदल दिया, ठीक है, तो इसके लिए कितना ऊर्जा लगा, 94.3, इतना ऊर्जा मुझे लगा, राइट। अब दूसरा हमारा, ये तो डायरेक्ट पद हुआ ना, ये कितना ऊर्जा निकला, 94
0.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकला। इतना समझ में आ गया। लेकिन दो पद में और हो रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO बना, फिर उसके बाद CO के बाद फिर ये फाइनली क्या बना, CO2 बना। तो इसके लिए कितना ऊर्जा लगा बोलो, ये 26 लगा, 26 किलो कैलोरी ऊर्जा लगा, और इसमें लगा 68.3 किलो कैलोरी ऊर्जा लगा। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। ठीक है, हम इसको बना सकते हैं आसानी से। तो देखो सबसे पहले कार्बन जो सॉलिड है, यहाँ O2 लिखने का मतलब क्या है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन होता है, क्लियर हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं 1/2 लिखा हूं, इसका मीनिंग क्या होगा, आधा होगा ना। इसका मीनिंग एक बार ऑक्सीजन होगा, अर्थात एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन होता है, और उसके सामने मैंने 1/2 लिखा है, मतलब एक ऑक्सीजन होगा उसका मीनिंग। लेकिन हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो चीज़ों को मॉलिक्यूल के रूप में इसको गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिल के बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके लिए ऊर्जा निकला 26 किलो कैलोरी ऊर्जा निकला। फिर ये दूसरा स्टेप में और चलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना गैस, फिर ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करेगा O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, और सामने में 1/2 है मतलब आधा। इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ का, एक ऑक्सीजन यहाँ का, 2 ऑक्सीजन मिल करके CO2 बन जाएगा, जिसके लिए कितना ऊर्जा निकला, 68.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकला। अर्थात जो कुल ऊर्जा निकला है ये 26 और 68 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे पास निकलेगा। जो डायरेक्ट बदला तो भी उतना ऊर्जा निकला था, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चला है तो भी हमारे पास जो ऊर्जा का मान है वो भी 26 और 68 को जोड़ेंगे तो भी हमको कितना मिला दोस्तों, ये आपको मिला 94 मिला। यही था हमारे पास कुल मुक्त ऊर्जा। अब देखते हैं दोस्तों इसका निष्कर्ष देखते हैं। यौगिक की संभवन ऊष्मा इसके बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करती, ये इसका पहला निष्कर्ष है। दूसरा है इनका कैलकुलेशन क्या निकला लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो ये किस विधि से बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, न समय पर भी डिपेंड नहीं करता है, बस मुझे बनना चाहिए इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक अभिक्रिया की ऊष्मा अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय पर निर्भर नहीं करता। जो हमारे पास समय है ना, कितना समय लग रहा है, जैसे ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बनाना है तो मैं डायरेक्ट बनाया तो हो सकता है मैं जल्दी बना लिया होऊंगा या लेट में बना लिया होऊंगा, और मैंने 2 स्टेप में चला। कार्बन से सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर मैं बना CO2 बनाया, राइट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कई स्टेप में चले चाहे एक स्टेप में चले, उसके ऊपर निर्भर, समय के ऊपर निर्भर नहीं करते। यह है इसका निष्कर्ष। अब तीसरा है ऊष्मा रासायनिक समीकरण बीजगणित समीकरण की तरह जोड़ा या घटाया गुणा किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों को जोड़ा, जरूरत पड़ता अगर ये माइनस पड़ता कहीं पर तो माइनस करके मैं घटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज बता रहे हैं। अब लास्ट है दोस्तों, इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच सीधे नहीं कराया जा सकता, ठीक है, वहां हेन्स के नियम का उपयोग करके हम लोग सरलता से क्रिया करा सकते हैं। ये पहला नियम है। डायरेक्ट अगर ना कराएं रिएक्शन, वहां इस माध्यम से करवा सकते हैं। दूसरा है संक्रमण की ऊष्मा ज्ञात करने में, जो संक्रमण होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, उसकी हीट आप ट्रांजिशन ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बंधन ऊर्जा के परिकलन में, बंधन ऊर्जा क्या होते हैं, जैसे दोस्तों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है तो इसके बीच में कैसे बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बना है, तो उसको बनाने के लिए कुछ तो ऊर्जा लगाना पड़ेगा ना, तो ये बंधन ऊर्जा के परिकलन में कर सकते हैं। जालक ऊर्जा की परिकलन में, जैसे दोस्तों हम क्रिस्टल बनाते हैं, मान लीजिए NaCl का फार्मूला होता है नमक, है ना, नमक का फार्मूला NaCl, तो हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा मान लीजिए कोई क्रिस्टल है इस तरीके से, तो ये हमारा क्रिस्टल बन गया मान लो। तो जो जालक बिंदु से मिल के बना हुआ है, ये जालक बिंदु से मिल के जो बना हुआ है, ठीक है, तो यहां पर जो जालक बिंदु से मिल के बना है ना दोस्तों, तो जालक में बिंदुओं के द्वारा जो बीच में एनर्जी लगती है उसको हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। तो उसके भी परिकलन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अत्यंत मंद अभिक्रिया की ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अर्थात कोई अभिक्रिया धीरे धीरे से हो रही है ना भाई, तो वहां पर कितना हीट निकला, कितना ऊष्मा निकला, उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। आई होप सबको समझ आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। तो चलिए फ्रेंड,
आप सब लोग ने समझा कि आज के क्लास में हेन्स का नियम समझ में आ गया। इसके निष्कर्ष को थोड़ा लिख दीजिएगा, 2-3 ठो निष्कर्ष, और इसके उपयोग को 3-4 ठो को दिया है, 5 ठो, 4 भी लिखेंगे चलेगा, राइट ना। लेकिन ये बताना हमको जरूरी था, जिसको मैंने शुरू में आप सभी लोग को समझाया था। काफ़ी अच्छा है, एक पद में हो चाहे कई पद में हो, लेकिन ऊर्जा जो निकलते हैं या अवशोषित होते हैं उसका मान बराबर होता है। बस सिर्फ यही बात याद कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक कमेंट कर दीजिएगा यार, हमारे चैनल को धूम मचा के शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। आपको ये चैनल बहुत कुछ सिखाएगा, नो डाउट, राइट ना। अब देखिए आज के बाद ये हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट, राइट ना। अब कल से जो हमारा लेक्चर आएगा हम देखेंगे 6वां लेक्चर, 6वां चैप्टर, ओके, जो बहुत ही अच्छा है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, गिब्स एनर्जी क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ है, 6-7 लेक्चर में वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट है विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत कुछ समझा सीखा। अगर हमारे चैनल से आपको सीखने के लिए मिल रहा है, और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपके यूनिवर्सिटी का नाम बता देना आप सभी लोग। और दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं और बहुत सारे चीज़ भेजता हूं, तो मेरा नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मैं ये यूनिवर्सिटी से हूं, मेरा नाम ये है ना, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। और कोई भी किसी तरह के सवाल जवाब आपको चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, कोशिश करूंगा मैं आप तक वो चीज़ पहुंचाऊं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।